आज हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शनल में वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी चैप्टर है। अभी यहाँ पे जाना होगा कि सिलेबस कहाँ से मर्ज करता है, तो आगे देख लो। ये 21 जो है देख रहे हो यहाँ पे 21 और 22। देखो हमने क्या किया, फैसिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन इटली एंड जर्मनी वो पढ़ेंगे। देखो चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी है ना, हमने कहा ना चाइनीज़ पढ़ना होगा हमें। 19th सेंचुरी यूरोपियन रिवोल्यूशन जानते हो, 1848 1830 यहाँ पे रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, बात समझे। हम आज पढ़ेंगे 22nd जो है वर्ल्ड वार्स, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार्स एज टोटल वार्स। क्यों पहला विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध को टोटल वार्स कहा जाता है, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। वर्ल्ड वार 1 का कॉजेस क्या रीज़न रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा है, वर्ल्ड वार 2 का भी क्या कॉजेस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ये तुम्हारा दिया गया है सिलेबस, तो सिलेबस के हिसाब से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से हम सिलेबस को देखेंगे, बात समझे। तो पूरा इंटीग्रल पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ऑप्शनल वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड वार हर समय पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे वर्ल्ड वार है, द वार टू एंड ऑल वार्स, ऐसा वार जिसने सब वार को ख़त्म कर दिया। क्यों, बहुत इससे पहले वार हो रहे थे, अपने अपने जगह अलग अलग समीकरण बन रहे थे अलग अलग पावर का। कल हमने देखा कि कैसे बिस्मार्क ने कैसे दो अलग पावर को, कॉम्प्लेक्स पावर को मिला के रखा है। रसिया को एक साथ रख दिया था, एक तरफ ऑस्ट्रिया और हंगरी को रखा था पकड़ के, जबकि दोनों राइवल थे, फिर भी पकड़ के रखा है, बैलेंस करके रखा है, बात समझे। यही जब किंग आया, दूसरा किंग आया जर्मनी का, उसने क्या बोला कि जर्मनी को टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ मूव करना चाहिए। और उसके बाद बिस्मार्क वहाँ से रिजाइन कर दिए, चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत देख लिया दिल, वो चले गए। क्या हुआ उसके बाद, यही जो एम्बिशियस प्रोग्राम था, एम्बिशियस जो सोच था, यही डुबा दिया। तो अलायंस इधर नहीं बन पाया, जर्मनी के साथ रसिया का अलायंस नहीं हो पाया और उस तरफ मूव कर गया, बात समझे, उस तरफ मूव कर गया। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में, इस मैप के बारे में ज़्यादा बाद में समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। कैजुअलिटी क्या हो पहले जानेंगे, पहले हुआ क्या है, तब कैजुअलिटी के बारे में समझोगे, ठीक है। आगे मैप देख लो। देखो यहाँ पे बच्चे लोग, यहाँ पे देखो 1907, 1909 और 1894 देख लो, ये सब कॉमन ईयर है। कौन से ईयर में गठबंधन हुआ था, रसिया और ब्रिटेन का गठबंधन 1907 में, फ्रांस और ब्रिटेन का गठबंधन 1904 में, ठीक है, और तीनों का गठबंधन 1894 में। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे 1894, यही तो है, यही तो समय है जब बिस्मार्क चल गए राजगद्दी छोड़ के। कल बताए थे ना, ट्रिपल अलायंस यहीं से होगा, यही तो है, यहीं से बाबू शुरू हो गया। बिस्मार्क जैसे हटा, वर्ल्ड वार तैयारी है, समझा। फ्रांस को बदला लेना है अपना, फ्रांस को बहुत दबा के रखा था जर्मनी ने, ये सब रीजन होगा। आज विश्व युद्ध करवा देंगे, समझ रहा है, तो मजाक है क्या। देखो वहाँ पर उसके बाद इटली, हंगरी, जर्मनी। अब देखो ये तो बेस्ट तुम्हारा मैप है, इससे बेस्ट मैप कुछ हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे तो ट्रिपल एंटोंत जो है, देखो ट्रिपल एंटोंत नज़र आया तुम लोग को, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इसको बोल रहे हैं ट्रिपल एंटोंत बोल रहे हैं। अब देखो ट्रिपल अलायंस ग्रीन कलर का है ना, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ, जर्मनी एक साथ। मगर तुमको ये भी जानना होगा कि इटली और जर्मनी दोनों साथ कब आए थे। तुमको ये भी जानना होगा कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी एक साथ कब आए थे। देखो वो बहुत अच्छे से दिया गया, 1879, 1882, 1882, समझ में आ रहा है, ये कोलैबोरेशन है दोनों का। जर्मनी फिर ऑटोमन एम्पायर के साथ कब आया समझौता, 1914 में। ऑटोमन एम्पायर गिर गया, समझे, कल बताएंगे, कल क्लास में है, नोट्स भेजे हैं ना मॉडर्न इंडिया का, देखा है तुम लोग। तो कैसे तुम्हारा ऑल इंडिया तो तुम्हारा मुस्लिम लीग था, ऑटोमन एम्पायर का एस्पिरेशन कैसे आगे बढ़ा के ले जा रहा था कि ब्रिटिश चाहेगा तो ऑटोमन एम्पायर को हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प करे, देखो अलग पावर में है ऑटोमन एम्पायर। बताओ कल जो मॉडर्न इंडिया पढ़ाने वाले उससे रिलेटेड है ये सब चीज़, समझ रहा है। और सर्बिया और बल्गेरिया तो बीच में है ही, बीच में बफर स्टेट की तरह है ही वहाँ पे, बात समझ में आया कुछ, ठीक है। और एकदम पूरी तरीके से ध्यान से देखो, एक एक चीज़ देखो, हंसी मजाक बाबू बाद में करना तुम लोग, ठीक है। हाँ
अब देख लो यहाँ पे देख लो, ट्रिपल एंथोन तभी बताए थे, ट्रिपल एंथोन देख लो कि कौन सा कंट्री हो गया, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब पोर्टुगल भी हेल्प करेगा उसमें जाके, मैं उसका उतना रेलेवेंस नहीं है, तो बात समझे। उसके बाद न्यूट्रल, जो न्यूट्रल रहेगा जिसको कोई मतलब नहीं है, स्पेन न्यूट्रल रहेगा, नीदरलैंड न्यूट्रल रहेगा, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहेगा, और ऊपर का जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो सब न्यूट्रल रहेगा। क्या हुआ, पैसा मांग रहा है क्या उससे? अभी छोड़ दो, लीचरगिरी छोड़ो ना, अभी सब अभी ध्यान दो अभी। तो यहाँ पे देखो एलाइड पावर सब देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है, उसके बाद देखो कि ऑस्ट्रिया हंगरी 1914, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप 1 2 3 4 5 दिया गया है। ये तुमको इसलिए दिया गया है ताकि तुम ईस्टर्न क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाओ, ठीक है। तो आगे देखो इस मैप को और अच्छे से एक्सपांड किया, ये यूरोप का मैप वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे देखोगे, देखो ईस्टर्न क्वेश्चंस पे एक बहुत अच्छा मैप दिया गया है तुम लोग को। सर्बिया देखो, बस मुझे तुम लोग का माइंड तैयार करना है कि हाँ कहोगे बाद में कि हाँ ये कंट्री भी होता है क्या, ऐसा नहीं बोल सको कम से कम। सर्बिया देखो, सर्बिया टेक्स फ्रॉम बल्गेरिया, बल्गेरिया भी देख लो। मोंटेनेग्रो देख लो तुम्हारा, अल्बानिया देख लो, ग्रीस देख लो, ग्रीस का ऊपर वाला जो एरिया है देखो, ग्रीस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्गेरिया देख लो, रोमानिया देख लो, ये सभी तुम्हारा क्या ईस्टर्न क्वेश्चंस पे सभी ये कंट्री सब इन्वॉल्व है। बताए थे ना कल ईस्टर्न क्वेश्चंस क्या है, उसको आज डिटेल्स, आज नहीं कल बताएंगे डिटेल्स में। तो आगाज़ करते हैं क्लास का। आई होप थोड़ा सा परिचित हो गया होगा कि क्या पढ़ने वाला है। एक ऐसा वार जो पूरा यूरोप का तकदीर तय करता है कि यूरोप अब आने वाले समय में कहाँ मूव करेगा, तो बहुत बड़ी बात है। और यूरोप क्या पूरा वर्ल्ड पे असर पड़ता है, इसका वर्ल्ड वार है, इसमें मेजर कंट्री इन्वॉल्व है। देखो क्या क्या पढ़ोगे इसमें, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या रीज़न रहा है। ये रेडिकल नेशनलिज्म ही है कि हम फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, फ्रांस फर्स्ट, सब अपना फर्स्ट करने के चक्कर में वर्ल्ड वार कर दिया। अब कंट्री फर्स्ट करने के चक्कर में वर्ल्ड तो देखोगे नहीं। तो क्या जिम्मेदारी रहा है जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्यों जर्मन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी रिस्पॉन्सिबल है। बाल्कन का जो क्राइसिस है, बाल्कन वही फिर से आ जाएगा, यही सभी रीजन है। बाल्कन क्राइसिस पहले भी बताए थे तुम लोग को। बाल्कन क्राइसिस या बाल्कन वार क्या है, तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के वजह का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। बिस्मार्क का जो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट डायरेक्ट, बट डायरेक्ट नहीं रहा है, इनडायरेक्ट रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्यों, फ्रांस को जो आपने हराया, पानी पिलाया, बदला आ रहा है ना अंदर से, बदला है उसको। ऑल्सेक और लोरेन जो आप ले लिए थे उसका, हाँ जो इम्पोर्टेंट टेरिटरी ले लिए थे, गुस्सा है उसको उस चीज़ का। जो ह्यूमिलेटेड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसको लगवा दिए थे, ह्यूमिलेशन था ना वो, गुस्सा है उसको, चिढ़ है इस बात पर। हाँ फ्रांस को। ये तो चलो एक तो तुम्हारा ये हो गया बड़ा फैक्टर। इमीडिएट रीजन क्या रहा, एक होता है ना कि इमीडिएट कारण, तुरंत कारण क्या रहा वो भी जानेंगे। अलायंस क्या था, ये एक अलायंस ही एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। क्योंकि जो सिस्टम ऑफ अलायंस था, जब दो अलग अलायंस बन जाएगा, समझ रहा है ना, हम पावरफुल दो हम पावरफुल, दोनों एक दूसरे से वो करेगा। इसका असर क्या पड़ा, 8-1 वही 9th-1 भी कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब मोरक्कोन क्राइसिस, जो मोरक्को बताए थे पहले भी, ये मोरक्को क्राइसिस, अल्जीरिया का इस तरफ देखो कंट्री मोरक्को क्राइसिस से भी तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार रिलेटेड है। ये सभी चीज़ हम लोग एकदम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे आज क्लास में, ठीक है। देख लो, अब बात समझना है कि एक चीज़, जैसे कि जानते हो बच्चे लोग, बचपन से ही पढ़ रहे हो तुम लोग, कि पहला वर्ल्ड वार 1914 में हुआ और 1918 तक गया है। ये ग्रेटेस्ट इवेंट रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, शुरुआत का एक कंप्लीट वार है, इसलिए टोटल वार कहा जाता है इसको, समझे। ये लैंड से भी लड़ा गया है, एयर से भी लड़ा गया, सी से भी लड़ा गया, इसलिए कंप्लीट है। इतना ही जगह से हो सकता है वार, हर जगह से लड़ा गया। इट वॉज फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड। पूरा दुनिया इस पे क्या था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इंडिया भी है क्योंकि ब्रिटेन है तो इंडिया इन्वॉल्व है, सब कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसे क्या वही बोला, देखो सी में वही है कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आइदर डायरेक्टली और अनडायरेक्टली एक्सपीरियंस द वाइब्रेशन ऑफ द वार। क्यों, अरे बाबू वहाँ इकोनॉमी का व्यवस्था गिर जाएगा तो उसका असर सब जगह पड़ेगा ना,
देखता है ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में 30 में, वहाँ पे आता है, उसका असर कितना पड़ता है वर्ल्ड लेवल पे, है कि नहीं। कोविड आता है चाइना में तो उसको क्या लेवल पे, वो तो और ज़्यादा लेवल पर असर पड़ा है। बात समझे। इट वॉज फॉर्ड बिटवीन टू आर्म्ड ब्लॉक्स ऑफ यूरोप। यूरोप का अपना है, अपना ब्लॉक है, बताया कि नहीं बताया, ट्रिपल एंटोन और ट्रिपल अलायंस अपना यूरोप का पार्ट है। क्यों ना हो, रसिया भी तो पूरी तरीके से यूरेशिया का ही पार्ट है, पूरा यूरोप को टच करता है वो। यहाँ पे एक तुम्हारा ट्रिपल अलायंस समझे, और दूसरा ब्लॉक क्या है, ट्रिपल एंटोन्थ है। एंटोन्थ में क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है। और ट्रिपल अलायंस में कौन कौन है, जर्मनी है सुपर पावर, पर्शिया, इटली है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, दोनों बहुत पावर, दोनों पावरफुल ब्लॉक है। रौंद दिया जाएगा जर्मनी को दोनों वर्ल्ड वार में, और दोनों वर्ल्ड वार में बाबू जो हीरो बन के निकला है वो जर्मनी ही है। बात समझे ना। कई बार कहा जाता है कि जर्मनी की वजह से ही इतना बड़ा बड़ा वार हुआ है, समझा। वो बाद में पड़ेगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हो जाएगा तब विश्लेषण करेंगे। तो बहुत सारे रीजन रहे हैं वर्ल्ड वार का, एक कोई कारण नहीं होता है, बहुत सारा रीजन होता है उसका। क्यों इतना बड़ा वार हो जाएगा एक रीजन से, क्या बहुत रीजन होगा उसका। देखो एक तरह की पागलपन, हद पागलपन हो गया नेशनलिज्म का, हम फर्स्ट तो हम फर्स्ट। अब हम फर्स्ट के चक्कर में, आप दिखाने के चक्कर में तुम आप बम बारूद से अब गेम खेलेगा। मेडिकल, ये बोलते क्या, मेडिकल मैड नेशनलिज्म, मैड नेशनलिज्म, पागल, पूरा पागल, किसी कंट्री को ही नहीं देखना, पूरा पागल हो गया नेशनलिज्म, हम फर्स्ट तो हम फर्स्ट। देखो रेडिकल नेशनलिज्म और मैड रेस पर कॉलोनीज, कॉलोनी बनाए गए क्योंकि ब्रिटेन ने लगा दिया था, उससे पहले तुम्हारा स्पेन और पोर्टुगल ने लगवा दिया था। स्पेन ने और पोर्टुगल ने पूरा साउथ अमेरिका पे किया है कि नहीं किया कैप्चर, होल कैप्चर किया है। कल बता रहे थे ना, इंग्लिश में भी बता रहे थे कल, स्पेनिश पूरा थ्रू आउट द साउथ अमेरिका बोला जाता है कंटिनेंट, और ब्राज़ील में क्या बोला जाता है ज़्यादा, पोर्टुगीज बोला जाता है, उसका हिस्ट्री भी बता रहे थे कल। तो जब इतना बड़ा जो कॉलोनीज का जो तौर तरीका आया है तो प्रेरणा जाएगा ही ना कि हम फर्स्ट हो जाएंगे तो कॉलोनी अपना रहेगा हाथ में, समझा, ब्रिटेन की तरह। और हर समय जर्मनी तो ब्रिटेन को देख ही रहा है ना। यही तो कारण है कि पर्शिया को पूरी तरीके से फेवर मिल गया कैपिटलिस्ट क्लास का कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन तो है, यदि हम पॉलिटिकल यूनिफाई भी करें कंट्री को और मजबूत हो जाएगा। और यही मजबूत करने के चक्कर में तो बोले हम बराबर का औकात वाले, आ जाओ देख लेते तुमको, और देखने के चक्कर में सब बाबू हालत खराब सबका। क्योंकि वार में कोई किसी का जीत तो होता नहीं है। जो बात आज तुम फाइट करेगा हमारे साथ, तुमको ही मार लगेगा और हमको ही मार लगेगा, जो बात था, दोनों का नुकसान है ना। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन gave birth to the spirit of nationalism which saw the first development after Vienna Congress. This feeling was responsible for the unification of Germany and Italy. सही बात है ना। हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहे 1789 की बात हो, चाहे 1830 की बात हो, चाहे 1848 का बात हो, फ्रांस ने पूरी तरीके से यूरोप का दिशा और दशा तय किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से 1815 का मैटरनिक सिस्टम के बाद फिर कैसे जद्दोजहद किया फ्रांस ने, और फ्रांस का जद्दोजहद किस तरह यूरोपियन कंट्रीज पे असर पड़ा है, चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो, हर जगह नेशनलिज्म का बीज बोया जा रहा है। और यही कारण है कि 1870 के और 71 में दोनों कंट्री लिबरेट होकर बड़े बड़े कंट्री बन जाते हैं, चाहे वो इटली हो चाहे जर्मनी हो। तो जो नेशनलिज्म का जो बीज है फ्रांस का, हर जगह टच किया है, और यही नेशनलिज्म ही कंट्री को आगे बढ़ाया है। अब नेशनलिज्म के बाद कॉलोनियलिज्म, उसके बाद इम्पेरियलिज्म, इस तरह का जो पॉपुलर डिमांड तुम लोग को, अब तुम लोग आया पढ़ लिया मैं वो मॉडर्न इंडिया, उसका बोलेगा सर बात का ही बता दीजिए, बात का इच्छा जगता है ना। यस, इच्छा और आकांक्षा तो लोग का बढ़ता है, तो लोग का बढ़ेगा तो कंट्री का भी बढ़ेगा, है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे देख, बिल्कुल लोग सही बनता है। वो तो बोले थे काम कर लो नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा। 2-3 दिन पहले आई पढ़ाए थे ना एक ठो इंडिया का। अब खैर तुमको तो तुम तो पहले से बूढ़ा है, तुमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ट्रिपल अलायंस बता दिए हैं, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। नीचे क्या है, ट्रिपल एंटोन्त, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, एक दूसरे से भी खुन्नस है। बात समझा ना। देखो जर्मनी को खुन्नस है किससे, तब फ्रांस से, बढ़िया से खुन्नस है। दूसरा खुन्नस किससे है, तो ब्रिटेन से, क्या ब्रिटेन से कंपेयर करना है, कंपटीशन देना है, तो देख रहा है राइवल पावर। उसका ऑस्ट्रिया और हंगरी का तो बाबू कभी भी बना ही नहीं रसिया के साथ, तो पूरा खुन्नस।
और इटली क्या बोले, इटली दूध भात है, फ्रांस के साथ इसका कन्फ्लिक्ट है और कभी कभी आ जाता है फ्रांस के साथ सटने के लिए भी। और इटली का जो रोल रहा है तुम लोग परिचित है इस चीज़ से। नारायण नारायण, बुझा? सब पूरा कहानी की तरह पढ़ो, कोई खास बात नहीं है, मज़ेदार चीज़ है, समझा? तो देखो हमने क्या बोला, कॉजेस अभी जैसे बताते कि रेडिकल नेशनलिज्म, मैड रेस फॉर कॉलोनीज, मैड रेस फॉर कॉलोनीज, ठीक है। अब देखो ये क्या कि न्यू इम्पेरियलिज्म का दौर था। देखो इम्पेरियलिज्म तो पहले भी हो रहा था, क्योंकि शुरुआत में हुआ एज ऑफ इनलाइटमेंट, अब नए दौर थे, बात समझे? 80 के 1880 में नए दौर थे, इम्पेरियलिस्ट राइवलरीज हो रहे हैं। हाँ, अब वो फ्रांस करना चाहेगा, जर्मनी भी करना चाहेगा, जर्मनी को देखा देख दूसरा भी करना चाहेगा, सब दौड़ पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा इम्पेरियलिज्म हो गया। और इम्पेरियलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल देखता है कि अफ्रीका को किस तरह काट दिया गया, चॉपिंग ऑफ कर दिया गया, वो जानता है तुमको कितना बढ़िया से बता दिया गया है। देखो मोरक्कन क्राइसिस, अब देखो मोरक्को क्या हुआ था, मोरक्को दिख रहा है तुमको, दिख रहा होगा तुमको, यहाँ देखो तो मोरक्को दिख रहा है तुमको, जल्दी आओ, तुम कहाँ से दिखाएगा, तुमको पता था? कहीं इंडियन ओशन दिखाएगा भाग जाता तो? चलो ठीक है, चलो मोरक्कन क्राइसिस देखो, कंट्रोल ऑफ मोरक्को। अब देखो जर्मनी एक्सटेंडेड हेल्प टू मोरक्को अगेंस्ट फ्रांस। अब देखो मोरक्कन क्राइसिस में क्या हुआ, फ्रांस चाहता था मोरक्को पे वो करना, मगर जर्मनी ने हेल्प कर दिया मोरक्को को कि यस फ्रांस का इच्छा और आकांक्षा हम पूरा नहीं होने देंगे। दैट इज हमारा, क्यों? फ्रांस का नीचे भी रहेगा क्योंकि फ्रांस का है दबदबा, बात समझे? बाल्कन क्राइसिस जानते हो, बाल्कन मतलब जानते हो कि साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप का हिस्सा है, वही जो अभी तुमको ईस्टर्न क्वेश्चंस पे जो भेजा गया है, बोले हम बोले ना कि देख लेना बाबू वहाँ काम आएगा तुम लोग को, वही तो वो सब तुम्हारा क्या है, बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है, वो आएगा मैप, डोंट वरी, ठीक है, सब आएगा, देखो सब बता चुके हैं ये सब चीज़। अब देखो ऑस्ट्रिया, हंगरी और रसिया के बीच में हर समय किस चीज़ को लेके, क्रीमिया वार को लेके, जानता है कि G8 कैसे G7 बना, तो जानता है कि आज का इवन प्रेजेंट डे में उसका रिलेवेंस है ना, क्रीमिया को लेके। यूक्रेन का जो छोटा वाला हिस्सा है ना, बताए थे ब्लैक सी वाला, कभी बताए थे क्लास में? कोई बात नहीं, ब्लैक सी दिखा देगा वहीं से हमको, ठीक है। तो क्रीमियन वार वॉज इन पास्ट एंड बाल्कन क्राइसिस। देखो अब ये सब चीज़ देखते हैं, बात समझे? देखो आफ्टर 1871 डिमांड फॉर ऑल्सेक एंड लोरेन बिकम हर नेशनल डिमांड। फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ, जर्मनी जब यूनिफाइड हुआ तो ये तुम्हारा लोरेन और जो ये तुम्हारा जो अल्सेक है वो रख लिया जर्मनी ने, तो ये नेशनल डिमांड होने लगा। कहाँ पे? फ्रांस में। हमको चाहिए, मेरा इज्जत है, लैंड इज्जत होता है ना किसी भी कंट्री का। जैसे हमारा ऊपर में जो फिंगर्स वाला F1 F2 F6 तक जो फिंगर्स था, गालवन वैली में जब इंक्रोच किया था, हमको दुख हो रहा था ना उस बात को, बिल्कुल लैंड इंटीग्रिटी है आपका, बात समझे? इटालियन नेशनलिस्ट स्टार्टेड मूवमेंट टू गेट बैक टेरिटरी ऑफ, ठीक है, जो टेरिटरी हम दिए थे, ठीक है, जो टेरिटरी हम दिए थे उसको हम वापस चाहिए। अब इटालियन नेशनलिस्ट भी क्या कर रहा है, उसको भी चाहिए वापस, ठीक है। जैसे बहुत सारा टेरिटरी था उसका विच एडवर्सली अफेक्टेड रिलेशन बिटवीन ऑस्ट्रिया और हंगरी, और ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहा था, यानी कि फ्रांस में भी मांग उठ रहा है कि हमको लैंड चाहिए जो जर्मनी लिया है, और इटली में भी मांग उठ रहा है, क्यों? अरे भाई ये सब कंट्री यूनाइट हो गया, जब यूनाइट होगा जो लैंड हम छीन लिया गया है इसका कोई ले लिया गया, तो उसके लिए तो बाबू फिर बात तो उठेगा ही उठेगा, बात समझ रहे हो? बाल्कन स्टेट्स लाइक सर्बिया, देखो बताया मैंने, बाल्कन सर्बिया वांटेड देयर फेलो नेशंस टू लिव इन देयर स्टेट्स शुड कम टुगेदर टू फॉर्म ग्रेटर बाल्कन स्टेट। यस, बोला कि इर्द गिर्द जितने भी हो जो बाल्कन वाला भाषा बोलते हो आ जाओ, ग्रेटर बाल्कन बनाएंगे, बात समझे? इसमें क्या रहा था तो जानोगे, यानी कि द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म मेड ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड ईगर टू क्लास विद ईच अदर। जो नेशनलिज्म का जो बीज बो दिया गया था और बड़े बड़े कंट्रीज आ रहे थे और बड़ा बड़ा तुम्हारा पार्ट बन रहे थे, यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्लास कर गया एक दूसरे से। क्यों? हर जगह नेशनलिज्म का बात हो रहा है, जब हर जगह नेशनलिज्म का बात होगा तो हर जगह बाइंडिंग फोर्स का बात होगा कि हम फर्स्ट के चक्कर में क्लास हो जाएगा। देयर वाज अ मैड रेस फॉर कॉलोनीज अमंग इंपीरियल पावर्स ऑफ द यूरोप।
द आइडिया ऑफ एक्सपांसन ऑफ पावर ऑफ नेशन वॉज द वार आइडिया बिहाइंड द इम्प्लिसिट रिवाइलरीज। यही बोला है कि ये जो था तुम्हारा पावर, अपना पावर बढ़ाते जाओ कैसे, कॉलोनी बना के, इंपेरियलिज्म बना के, इंपेरियलिज्म को बढ़ा के, यही कहीं ना कहीं क्या हुआ, तुम्हारा इंपेरियलिस्ट राइवलरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये भी हो गया, ये हो गया, क्या दोनों में आ जाएगा, फूट आ जाएगा, ये हमसे आगे निकल रहा है भाई, हम इतना पावरफुल है, ये बोलेगा हम भी पावरफुल है, देख लेते हैं, देखने के चक्कर में इतना बड़ा वार हो गया। ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टेट पावर फाउंड एन एक्सप्रेशन इन द रेस्ट ऑफ आर्मेंट्स। अब अपना स्टेट को ग्लोरीफाई कर, हम इतने ज़्यादा समर्थवान हैं, हमारे पास इतना वेपन्स है, अब इतना वेपन्स जो ये लोग जो अपने आप को जो क्लेम करवा रहा था, यही ग्लोरिफिकेशन बाबू वर्ल्ड वार में धकेल दिया गया, समझे। फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट फाउंड एन एक्सप्रेशन इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपेरियलिस्ट राइवलरीज। देखो नेशनल इंटरेस्ट होगा ही होगा, सब तो बोल ही रहा है कि हमको कॉलोनी चाहिए। पैन जर्मन मूवमेंट अब फॉर ग्रेटर सर्बिया वॉज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशन। अब देखो ग्रेटर सर्बिया और बड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि सर्बिया में भी जर्मनी स्पीकिंग लोग हैं, तो अब जर्मनी को क्या करना है, बड़ा बनाना है, उसमें सर्बिया भी आएगा, यानी कि सब ये जो सर्बिया का जो रीजन है टोटल जर्मन वाला सब एक साथ होना है, यानी कि पूरा नेशनलिज्म का बात है। अभी भी टर्की में कुर्दिस्तान का बात होता है कि नहीं होता, हाँ कुर्द है वहाँ पे, तो टर्की लोग पूरी तरीके से मार के उसको ठीक करता है कि नहीं करता है कुर्द को, क्यों नहीं, तो कुर्दिस्तान मांग रहे हैं वहाँ पे, वो ग्रेटर हमको कुर्दिस्तान चाहिए, टर्की का एक बहुत बड़ा फैक्शन चला जाएगा वो कुर्दिस्तान में, और उस तरफ का भी चला जाएगा, उस तरफ जो तुमको दिख रहा है ईरान का ऊपर वाला भाग। देखो मैड रेस फॉर आर्मामेंट्स, अब मैड रेस हुआ ही है 19वीं सेंचुरी के बाद में, लेटर में देखा ही तुमने, जैसे कल मैंने बताया था क्लास में कि जब अंतिम में जब बिस्मार्क जब छोड़ गए चले गए, दिख गया था हमको मिलिट्रिज्म वॉज ग्रोइंग इन यूरोप। क्यों, अब पीस टाइम भी अलायंस बन रहा है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पास पावर है, ग्लोरी है। तो लेटर 19वीं सेंचुरी में अंतिम समय में मिलिट्रिज्म दिख गया था हमको यूरोप में, इट वॉज कॉज बाय वायलेंट नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म भी नहीं होगा, वायलेंट नेशनलिज्म होगा, समझा, इस लेवल पे जाएगा, इकोनॉमिक कंपटीशन होगा और इंटरनेशनल टेंशन होगा इससे। मैट रेस में कोई को किसी को कोई परवाह नहीं है, कॉलोनी चाहिए, कॉलोनी चाहिए, यही कॉलोनी के चक्कर में अफ्रीका का बुरा हाल कर देगा, इसी के चक्कर में पूरा इंडिया को ले लेगा, इसी के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया को ले लेगा, पूरा मैट रेस। जर्मन भी ट्राई कर रहा है ना अपना, कि अब जब तक ब्रिटिश जहाँ छोड़ा है वहाँ पे हम जाकर आजमाएं, और अभी भी देखता है कि इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में बहुत सारा लैंड है कि नहीं है यूरोपियन कंट्री का, उसी का रिजल्ट है। फिर यूनियन आइलैंड आज बोलते हो कि फ्रांस का है, फिर ब्रिटेन का बहुत सारा मॉरिशस आइलैंड है ना, अलापागा वाला जो आइलैंड है ऊपर वाला, है कि नहीं है, कहाँ से आए, सब यही तो है। हाँ, मिलिट्री स्ट्रेंथ बिकेम सिंबल विद द नेशनल प्रेस्टीज, जो जितना मिलिट्री स्ट्रेंथ उतना तुम्हारा नेशनल प्रेस्टीज, ठीक है। और यही मिलिट्री पावर बढ़ाने के चक्कर में सब गर्त में चला गया, यानी कि वार के लिए तैयार हो रहा है। दो ऑल मिलिट्री प्रिपरेशन वर बीइंग मेड फॉर द डिफेंस, एक्चुअल में सब डिफेंस के लिए था। जैसे जर्मनी चाहता था कि फ्रांस उठ के उसको मारे नहीं, मगर ये डिफेंस ही नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया, वो एक्सपांड हो गया, बात समझे। Yet it gave rise to the race of armaments which filled the atmosphere of war with fear, apprehension and hatred। क्या बोल रहा है, यहाँ से आर्मामेंट्स का रेस शुरू हो गया, अब पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में खाली डर है, डर का माहौल है। कॉमन पीपल बहुत मरा है वर्ल्ड वार में, देख लो आंकड़ा उठा के, बहुत सेक्स रेशियो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, लाइवलीहुड पूरा खत्म हो गया, अब लड़की जा रही है वर्क करने के लिए, मेल काउंटर पार्टी खत्म हो गया, तो फिर पूरी तरीके से जो बोलते हैं जो रेशियो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। और अभी भी देखोगे यूरोप में लड़की ज़्यादा है, ये बात समझना होगा, ये समझना होगा, समझे, तो इसका इतना असर है। अब बताओ उस समय तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था कि इस चीज़ को देख रहे, इसको रोके। लीग ऑफ नेशन बना बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार में, रोक नहीं पाया, बात समझा, रोक नहीं पाया, यदि रोकता तो सेकंड वर्ल्ड वार ही नहीं होता, नहीं रोक पाया। बट थैंक्स किसको, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, वो रोक दिया, वो रोक दिया। मैं अभी थैंक्स नहीं देना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें भी रिफॉर्म्स आने की आवश्यकता है। नहीं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना महाराज, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन फेलियर हुआ। देयर वाज नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप, यूरोप में कोई बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो सॉल्व करे
ये दोनों ब्लॉक का प्रॉब्लम्स निगोशिएट करके और पूरी तरीके से ये ख़त्म करे वार, ऐसा कुछ था ही नहीं सिस्टम। एक तो सिस्टम ऑफ अलायंस से पहले बता दिए थे, सिस्टम ऑफ अलायंस बाबू यही तो मार रहा था। यूरोप वॉज गॉट डिवाइडेड इंटू 2 आर्म ब्लॉक्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटोन, है ना, यही बाबू आगे ले गया खींचा है। इकोनॉमिक एंड इम्पेलिस्ट राइवलरीज, ये सब फैक्टर्स बता रहा हूँ, क्या रीज़न रहा है, क्यों वर्ल्ड वार हुआ है। तो कंट्रोल ओवर कॉलोनीज, कॉलोनीज को कंट्रोल करना रॉ मटेरियल्स के लिए, क्यों रॉ मटेरियल्स लेंगे आप, दे देंगे, धर के दे देंगे फिनिश प्रोडक्ट उसके ऊपर, जैसे इंडिया के साथ हो रहा था। और वहाँ का जो अपना इंडिजिनियस इंडस्ट्री है यदि उसको कुप्चे में ले लेंगे, बर्बाद कर देंगे उसको बढ़िया से, समझ रहा है ना, यही है। कोई सब अपना इंटरेस्ट है ना। क्वेश्चन फॉर रॉ मटेरियल्स, मार्केट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइडेड बाय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, सब पूरी तरीके से उठ गया। मार्केट चाहिए हमको, रॉ मटेरियल चाहिए, अब ये चक्कर में कॉलोनिज्म इम्पेरियलिज्म हो गया। जैसे कंट्रीज जो जानते हो कि ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये मैसिव कॉलोनियल एम्पायर तो बनाया ही बनाया है ना, ये सबसे, ये इस कंपटीशन में सबसे आगे था ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस ने बाबू, फ्रांस को धोखे पिलाया है इंडिया में, बैटल ऑफ वांडीवास पूरी तरीके से जलील करके भेजा है 1760 का, जान रहा। और जर्मनी भी बट उठ रहा है, समझे, क्योंकि जर्मनी तो अब 1871 में हुआ ही है, टाइम लगेगा इसको। ये बाद में अपना 1880 के बाद जो इम्पेरियलिस्ट पावर बने, क्योंकि उसके बाद बिस्मार्क चले जाते हैं, बिस्मार्क चले जाते हैं तब किंग बोलता है कि अरे यार इतना बड़ा कंट्री हो गया, करो ना एक्सपांड तुम अब। मगर बिस्मार्क को पता है करेंगे तो बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर हम यहाँ पे बैलेंस करके बैठे हुए हैं, और कोई भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो तबाही आ सकता है। तो जर्मनी क्या राइजिंग ग्रेट पावर है और चाहता है कि अपना इम्पेरियल एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में दिखाए, कॉलोनी बना के। दे इज पोज्ड अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन वो अकेले चाहता था पूरा दुनिया पे सल्तनत जगाए रखे। और तीसरा पावर उठते हुए आ रहा है, खटकेगा, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस एक ब्लॉक में है। जबकि हमने ये भी देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा झगड़ा किया है एक दूसरे से, चाहे कनाडा का 7 ईयर ओल्ड बात हो या फिर तुम्हारा यूएस का तुम्हारा जो इंडिपेंडेंस का बात हो, हर समय दोनों कन्फ्लिक्ट किया है। इंडिया में देखो, इंडिया में पूरी तरीके से तबाह कर दिया उसको, हाँ, फिर भी मगर समझा, यही बात होता है। तीसरा क्यों, देखो यही तो होता है, क्या होता है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी कभी मिल जाता है जब आम आदमी पार्टी को धोना होता है। पंजाब में हुआ कि नहीं हुआ, पिछले बार पंजाब में पता था कि कांग्रेस का अपर एज है, समझा। पिछले बार अमरिंदर का जो जीते थे, अमरिंदर जी, अभी भी अमरिंदर का अपर एज है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पिछले बार जानबूझ के बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया ताकि आम आदमी पार्टी का कुछ वहाँ पे ना हो, जबकि आम आदमी पार्टी का लहर जग रहा था। क्यों, काहे बंगाल में 2 पार्टी वाला बना दिया सिस्टम, तो पता था कि इफ इधर या इधर, तब साफ सूखा के नहीं सूखा, कांग्रेस गायब, कम्युनिस्ट गायब। और इस बार उत्तर प्रदेश में यही प्रयास है, एसपी वर्सेस बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी खत्म कर दो, बीएसपी तो नेता टूट के गिर गया है, सब आ गया इस तरफ। तो हर संभव प्रयास किया जाता है, जो राइवल पावर है उसको ही मजबूती प्रदान करो, और ताकि थर्ड वाला फोर्थ वाला कोई ऑप्शन ही ना बचे उसके लिए, समझे रमाना जी। यही ये अच्छी बात नहीं है, एक हमारे जैसे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं, जहाँ पे हम रशियन मॉडल, हम जहाँ पे यूएस का मॉडल नहीं फॉलो करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारा कंट्री। तो फिर बात समझो, क्यों आज हम सत्ता में, कल आप सत्ता में रहिएगा, सिंपल है, दूसरे को नहीं राइज करवाने देंगे। बात समझ रहे हो ना, सब पॉलिटिक्स है। देखो 19वीं सेंचुरी के एंड में बहुत सारे अफ्रीकन क्या हुआ, और शेयर आउट अमॉन्ग द यूरोपियन स्टेट्स। यूरोपियन स्टेट्स क्या हुआ, बोला ना ये तू रख ले, ये तू रख ले, चॉपिंग ऑफ किया कि नहीं किया, क्यों बोला कि झगड़ा करके फायदा क्या, भाई तू रख ले, ये हमको दे दे। पूरी तरीके से देखो चॉपिंग ऑफ किया गया है, पूरा अफ्रीका को किया गया है। मेजर पार्ट्स वेंट टू ब्रिटेन एंड फ्रांस, इसी को मिलेगा कि बड़ा पावर है, ब्रिटेन और फ्रांस बड़ा पावर है। और इधर तो जानते हो साउथ अमेरिका में, फिर से दौरान चाहो, साउथ अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस का कोई चलती नहीं है, किसका है, स्पेन और पोर्टुगीज का। क्यों, क्योंकि शुरू से कॉलोनीज है। जब बाबू उसको कॉलोनीज बनाना भी लूट भी बुद्धि नहीं था, तब स्पेन और पोर्टुगीज बना लिया था, ठीक है। वास्को ड गामा यहाँ से तैरते हुए गया था ना, ये इधर से आया था, तो ये आया तो बन गया कि अरे भाई ये लैंड बहुत बड़ा लैंड है, बहुत रिसोर्सफुल है, खाली है,
बना लो। मोरक्कन क्राइसिस देखो यहाँ पे, बात समझ में आया ना तुम लोग को कि बाई सीइंग द न्यू पावर्स, जैसे जर्मनी, इटली, वो भी चाहता था कि हम एशिया और अफ्रीका में फैलाएं अपना, तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है ग्रेट पावर्स से। अब मोरक्कन क्राइसिस देखो, मोरक्कन हैड बीन गिवन टू फ्रांस बाय ब्रिटेन। देखो मोरक्को क्या किया कि ब्रिटेन ने दे दिया था फ्रांस को, रखो भाई, बट मोरक्को चाहता था कि हमको फ्रीडम मिले, आई वांट फ्रीडम। फ्रांस के कब्जे में था मोरक्को, ब्रिटेन ने दे दिया था कि चलो ठीक है तू रखो, क्या कि हम बोले ना यहाँ पे पूरी तरीके से भाई तुम ये लो हम ये लेंगे, तुम ये लो हम लोगे। इसमें मेजर पावर कौन था? ब्रिटेन और फ्रांस था। तो मोरक्को को फ्रांस को दे दिया गया आराम से। मोरक्को क्या चाह रहा था? फ्रीडम चाह रहा था। देयर फॉर प्रोटेस्ट हो गया वहाँ पे, जर्मनी ने हेल्प कर दिया मोरक्कन पीपल को, ठीक है हम दिलाएंगे ना तुमको आज़ादी, तुमको आज़ादी चाहिए ना, हम देंगे तुमको। बाबू उसको मिर्ची लगाना है ना, समझ रहे हैं ना, उसको मिर्ची लगवाना है। किसको? फ्रांस को। फ्रांस राइवल पावर है ना। कोप्चे में लिया था कि नहीं लिया था? बिस्मार्क, हमको तो लग रहा है कि बिस्मार्क हम खुद ही है। देखो वार वॉज नाइटली अवॉइडेड, वार होने ही वाला था, अवॉइड कर दिया वहाँ पे कॉन्फ्रेंस, समझा। एंड फ्रांस टू रिटेन पोजिशन ऑफ मोरक्को, और फ्रांस को मिला, मोरक्को ही मिल गया, यानी कि वार होने वाला है। जर्मनी ने आखिर प्रयास तो किया ही है कि उसका स्टेटस को डिस्टर्ब कर दिया जाए, और ये 1904 और 5 में हुआ, यानी कि वर्ल्ड वार का 10 साल पहले हुआ, यानी कि पृष्ठभूमि बन रहा है, बैकग्राउंड बन रहा है, राइवलरी और दिखेगा। 1911 में क्या हुआ? जर्मन्स वेर अगेन प्रोटेस्टिंग ऑफ फ्रेंच पोजीशन ऑफ मोरक्को। ये 1911 में फिर से जर्मन ने दिखाया, गलत है, काहे किया रे, गलत है, तुम काहे कर रहे हैं मोरक्को को रूल। 1911 में डायरेक्ट क्लियर दिखा दिया इसने इंडिकेशन, ब्रिटेन सपोर्टेड फ्रांस, ब्रिटेन करेगा ही करेगा। तो मोरक्कन क्राइसिस बिकम अ रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसलिए क्योंकि मोरक्को के ऊपर खाली टिप में नहीं जा रहा है, होता है ना अभी किसी स्टेट पे होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोई भी देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, कैसे ताइवान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, कैसे हांगकांग जिंगजियांग प्रोविंस कैसे बनता है, समझ रहा है। तो ये सब पॉलिटिकल इशू है वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे रोटी सेकेगा बैठ के। जैसे इंडिया का देखो कश्मीर पॉलिटिकल इशू बना कि नहीं बना? हाँ अच्छे से बना है, सबका अपना अपना होता है। क्या कश्मीर को लेके है ना? हाँ कश्मीर को लेके वो जो बैठक है, पूरी तरीके से देखो देखो यहाँ पे देखो, आई हैव टू, देखो यहाँ लाइन पे रहो, लाइन पे रहो। बाल्कन क्राइसिस, अभी तुमने मोरक्कन क्राइसिस देखा, और मोरक्को में क्या हुआ, दो पावर किस तरह भिड़े हैं। 1904-5 के बाद 1911 में फिर स्टेटमेंट जर्मनी का। अब बाल्कन क्राइसिस देखो, बाल्कन क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस था, हमने बता भी दिया, ईस्टर्न क्वेश्चन पे सवाल हुआ था। देखो बाल्कन रीजन जानते हो, पेनिनसुला है साउथ ईस्ट यूरोप का, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट यूरोप का। इसमें एड्राइटिक सी है, एड्राइटिक सी ग्रीस के पास देखोगे तो विल गेट, है ना, मेडिटेरियन सी है, एजियन सी है, ब्लैक सी है, इतना बड़ा बड़ा सी है। कनेक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है, सब बड़ा बड़ा सी जुड़ा हुआ है, देख रहा है ग्रीस वाला पार्ट, एड्राइटिक सी, ब्लैक सी, ये पूरा जो अभी दिखाए थे स्ट्रिप दिखाए हैं तुम लोग को ईस्टर्न क्वेश्चन, सब कंट्री सब तुम्हारा बाल्कन स्टेट से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या है देखो, क्रोशिया है, सर्बिया है, ठीक है, मैसेडोनिया है, अल्बेनिया है, बोस्निया है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, सब दिखा दिए थे। एक एक 2 कंट्री 3 कंट्री भी याद कर लोगे इट्स फाइन, भाई लोकेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, समझे। अब बाल्कन रीजन में क्या था, बाल्कन स्टेट्स अटैक्ड टर्की, बताओ टर्की में अटैक कर दिया, क्योंकि टर्की बहुत करीब है कि नहीं। हाँ टर्की के ऊपर इस्तांबुल देखो वो पूरा सटा हुआ है यूरोप के साथ, है ना। तो क्या किया कि ये बाल्कन रीजन तो था, ठीक है, ये बाल्कन बहुत सारे बाल्कन स्टेट क्या किए, टर्की को अटैक कर लिए। अब बहुत सारा एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर को धर के रख लिए यूरोप में। अब देखो इससे क्या हुआ, जर्मनी एंड ब्रिटेन मीडिएटेड, और यहाँ क्योंकि जर्मन बहुत बड़ा पावर, ब्रिटेन बहुत बड़ा पावर, राइवल पावर, ये मीडिएट किया एंड ब्रॉट अबाउट द सीज फायर, और यहाँ पे सीज फायर क्रिएट कर दिया कि अरे शांति से रहो, ठीक है, जो हुआ हुआ। बाल्कन पीपल परसीव नेशनलिज्म एज जस्टिफिकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एंटिटी। अभी यहाँ पे जो बाबू नेशनलिज्म का जो बीज बो दिया गया तुम्हारा बाल्कन स्टेट पे कि हम बहुत बड़ा एरिया बनाएंगे जहाँ पे हमारा लोग सब बोलता है, भाषा जो बोलता है सब सेम रखेंगे,
तो जस्टिफिकेशन दे रहा है। ऑटोमन एम्पायर का लिया तो क्या लिया, कुछ नहीं लिया, वो हमारा लोग है। ऐसा लोग तो रहेगा ही, खाली बाउंड्री ऐसे क्रॉस करने से लोग थोड़ी बदल जाता है। अब उस हिसाब से हम क्या मधेसी एरिया तराई वाला रीजन ले ले क्या नेपाल का? नहीं ले सकते है ना। आपका इंटरनेशनल एक बाउंड्री भी होता है, बात समझे ना। तो यहाँ पे जो एक्सेसिव नेशनलिज्म जो है वही बाबू काम खत्म किया है। द इंटरेस्ट ऑफ रशिया एंड ऑस्ट्रिया वर हाईली एंटागोनाइज्ड इन बाल्कनिज्म। रशिया का इच्छा और आकांक्षा कुछ और ऑस्ट्रिया का इच्छा और आकांक्षा सब देखेगा। क्यों? क्योंकि रशिया जानते हो रशिया हर समय टारगेट पे है, कब उसको ले ले कब्जे में। और हंगरी और ऑस्ट्रिया हर समय बाबू इसके उल्टा है। तो बाल्कन जो क्राइसिस हुआ था, बाल्कन में जो ये हुआ है जब टर्की का ऑटोमन एम्पायर का बहुत सारा लैंड ले लिया है, उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रिया और रशिया एक दूसरे से खबा है इस इशू को लेकर, क्योंकि दोनों ही चाहेगा कि हमको मिले। रशिया based its foreign policy was pan-Slavism in fraternal alliance between all the Slavic people of Eastern Europe and also supports Serbia। सर्बिया को सपोर्ट कर दिया और जितने ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट थे, आखिर उसका पार्ट रहा है, जानते हो कैसे यूएसएसआर टूटा है 1991 में, इससे ये तो जानकारी है ही तुम लोग को, है ना। तो इधर का पीपल को कर दिया और सर्बिया को सपोर्ट कर दिया रशिया ने, और ईस्टर्न वाला यूरोप को सपोर्ट कर दिया। अब देखो इससे क्या हुआ, सर्बिया लुक्ड चैंपियन एंड लिबरेटर ऑफ द स्लेव्स। On the other hand, Austria, which at the time was multicultural, had a large Slavic population। अब सर्बिया क्या बोल रहा है कि हम लिबरेटर हैं स्लेव्स के। स्लेव मतलब वो स्लेव नहीं है जो बोलने वाले, स्लेविंग बोलने वाले, जो लैंग्वेज बोलने वाले जो थे, उसको बोले कि ये चैंपियन है, उसी का हक के लिए सर्बिया बनेगा। वैसा पॉपुलेशन जो तुम्हारा स्लेविक जो पॉपुलेशन था उसका सर्बिया कंट्री बनेगा। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रिया क्या बोल रहा है, क्योंकि सर्बिया का सपोर्ट है रशिया का, ये भी समझो। और ऑन द अदर हैंड क्या बोला, ऑस्ट्रिया बोल रहा है कि नो, मल्टी कल्चरल है, स्लेविक पॉपुलेशन तो मेरा है। यानी कि पॉपुलेशन को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट, रशिया सर्बिया का सपोर्ट कर रहा है और यहाँ बोल रहा है कि ये तो पॉपुलेशन मेरा है। बात समझे। ऑस्ट्रिया दोनों के बीच में क्या होगा, रिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि दूसरा ब्लॉक भी तो तैयार है। दूसरा यहाँ तो देखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में आग लग रहा है, मोरक्कोन क्राइसिस। अब बाल्कन में क्या हो रहा है, बाल्कन में देख रहे हो रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कैसे आग लग रहा है। अगर सब पावर को अकेले अकेले चोट पहुंचेगा तब ना ये अलायंस बनाएगा ये लोग। बिल्कुल यही सब हो रहा है, बात समझे। सिफिएड डर गया वो पूरी तरीके से। सिफिएड पैन स्लेविज्म सपोर्टेड बाय सर्बिया कुड इंस्पायर द स्लेवियन एम्पायर। इसलिए ऑस्ट्रिया जो है, हो गया बात खत्म करो, जो ऑस्ट्रिया है, बात नहीं भी करोगे और हम सोच लेंगे कि कर रहे हो, उसमें भी टोक देंगे। देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट पावर। बात समझे यहाँ। देखो डरा कि नहीं डरा। अब इंपीरियलिज्म पढ़ाएंगे तो कुछ तो अपनाएंगे ना नेचर। सुनो यहाँ पे, अभी यहाँ हमको मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि अब डर गया ये, ऑस्ट्रिया डर गया कि हमारा आदमी को ले लेगा ये। और यहाँ सर्बिया क्या कर रहा है, सर्बिया रशियन सपोर्ट से पूरी तरीके से अपना दिखा रहा है, दबदबा दिखा रहा है। तो ऑस्ट्रिया फियर्ड पैन स्लेविज्म सपोर्टेड बाय सर्बिया, ये कहीं उसके पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वो ना कर ले, एंड कैन फाइनली रिजल्टेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। और जो ऑस्ट्रिया का इतना बड़ा एम्पायर है अपना, कहीं पूरा फाइनल ना टूट जाए और हमारा पीपल कहीं उस तरफ ना चले जाए, तो दोनों ही रहेगा। तो चाहेगा कि इधर हम जर्मनी जाके हम बना लें, क्योंकि जर्मनी में वही भाषा वाला बोलने वाला आदमी है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ये बता के छोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, इमीडिएट रीजन नहीं बताएंगे आज। फर्स्ट बाल्कन क्राइसिस वाज ब्रॉट आउट। पहला जो क्राइसिस है वो 1908 में दिखा, जब ऑस्ट्रिया ने, देखो ऑस्ट्रिया ने एनेक्स कर लिया। देखो बोस्निया को एनेक्स कर लिया, जो कि तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। खुनस बढ़ गया। दिस रीजन हैड, क्योंकि सर्ब पॉपुलेशन थे, जब सर्ब पॉपुलेशन है तो बाबू इधर से क्लेम करेगा ही करेगा, सर्बिया भी क्लेम करेगा। सर्बिया क्लेम कर रहा है तो रशिया सपोर्ट कर रहा है उसको। अपार्ट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर रशिया, ऑटोमन एम्पायर तो छोड़ दो, ऑटोमन एम्पायर का तो खाया ही खाया ऑस्ट्रिया ने। इस तरह रशिया एंड सर्बिया हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दिस टू प्रोविंसेस। और रशिया और सर्बिया का जो गठबंधन था, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरी तरीके से, और अगल बगल के जो रीजन्स थे उसमें क्या है, इंटरेस्ट था, उसको लेना है उसको।
टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज स्लेविक पॉपुलेशन ऑफ टू प्रोविंस हैज नेशनलिस्ट एम्बिशन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड और हो गया कि यहाँ पे नेशनलिज्म का बीज बो दिया गया 2 स्टेट्स में, उसके अंदर चल रहे हैं। होल दे फॉलो इसलिए नियर बाई सर्बिया ट्राई टू एनेक्स देम टू फर्दर द, और एनेक्स करने के चक्कर में और ज़्यादा काम बिगड़ गया। सर्बिया एंड रसिया वे अलार्म बाय द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रिया, और सर्बिया और रसिया जो अलायंस पावर है उसको डर लग गया कि ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से ले रहा है स्लेविक पॉपुलेशन को अपने अंदर ले रहा है। अलार्म हो गया और यहीं से सेकेंड बाल्कन वार हो गया, जहाँ से ऑस्ट्रिया सर्बिया वार भी कहते हैं। और यहाँ से रिप्ट दिख गया हमको, ये रिप्ट दिख गया कि अब ये जो भी समीकरण बन रहे हैं ओवर द ईस्टर्न क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कल, मैं इसको डिटेल में मैप के थ्रू बताऊंगा, बात समझे ना। वो दूसरा वाला जो बुक का भेजा हूँ उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, एक एक चीज़, एक एक कंट्री का रेफरेंस है, तो उसमें जानेंगे कि कैसे बाल्कन क्राइसिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यस वी हैव कंप्लीटेड, कल इमीडिएट रीजन जान लेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉजेज वगैरह जान लेंगे एंड देन विल कंप्लीट इट। चलो।